हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है यूपीआई पे कनेक्टेड है। आज के टाइम में हर चीज़ के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। और रिसेंटली एक जो इनकम टैक्स से रिलेटेड एक पर्सन का नोटिस आया है, जिनका डेली बिजनेस का है, एक पानी पूरी टाइप जैसा बिजनेस है। उनको जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अलग से भी डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ डिटेल वीडियोस की और भी किस तरह से यूपीआई ट्रांजेक्शन्स को भी जो गवर्नमेंट है, अब उसकी नज़र, गवर्नमेंट की नज़र यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर भी है, जीएसटी डिपार्टमेंट की भी नज़र है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं आप, तो किस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीआई ट्रांजेक्शन भी पैसों से मनी का इनकमिंग एंड आउटगोइंग ही है। तो किस तरह से आपको जो है अपनी आईटीआर में कुछ बातों का ध्यान रखना है। यूपीआई ट्रांजेक्शन अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो, और प्लस अगर आप बिजनेसमैन हैं तो और ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के टाइम में क्या, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, कई सारे ऐप्स हैं। इवन कि बैंक्स के भी अब खुद के यूपीआई आईडीज़ हैं। तो इस तरह की जो पेमेंट मेथड है आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो आपको ध्यान रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था, बट अभी चीज़ें जो है शुरू होने वाली है। तो पॉइंट्स क्या है आज जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कैश ट्रांजैक्शन की इनकम टैक्स की लिमिट क्या है, कि कितने का आप जो है ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है अगर कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है यूपीआई लिमिट क्या है इनकम टैक्स के नोटिस आने की। मीन्स अगर इतना आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर देते हैं और तो इनकम टैक्स का नोटिस अगर आता है तो उसके क्या रीज़न है। एफडी पे किस तरह के नोटिस आ सकते हैं। आईटीआर की फाइलिंग की लिमिट्स क्या है। यूपीआई लिमिट जीएसटी नोटिस की क्या है, कि मतलब कितने यूपीआई लिमिट पे जीएसटी का नोटिस आ सकता है। ये टॉपिक इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक नॉर्मल पानीपुरी पर्सन, उनको क्या आया था, जीएसटी की तरफ से नोटिस आया था। टैक्स पेमेंट की क्या लिमिट है। क्रेडिट कार्ड पे भी कई लोग क्रेडिट कार्ड के भी बहुत ज़्यादा पेमेंट घुमाते हैं, तो उससे भी क्या है, उनके नोटिस आने के चांसेस रहते हैं। कितने बैंक अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। इससे भी कई बार कई रूमर्स फैले हुए कि नहीं एक ही रखना, नहीं हम कितने भी रख सकते हैं। तो ये भी, और लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए तो आपको एक इम्पॉर्टेंट सजेशन भी दिया जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कई सारे टॉपिक्स है, बट आपके मैक्सिमम डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग देखिए, जो भी आप किसी भी तरह की जो पेमेंट्स करते हैं, यूपीआई कोई भी आप यूज़ करें, तो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है या जीएसटी अथॉरिटी होती है, उनको किस तरह से जो रिपोर्टिंग की जाती है। देखिए, सबसे पहले पेटीएम अपनी अलग रिपोर्टिंग करता है, फ़ोन पे अलग करता है, कोई एसबीआई बैंक हो गया, पीएनबी बैंक हो गया, सब अलग अलग करते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे को तो नहीं पता ना आपने एसबीआई से कितनी ट्रांजेक्शन करी है, तो सब अपनी अलग अलग करते हैं। ठीक है, और सब अपनी फाइनेंशियल ईयर वाइज ही करते हैं। फाइनेंशियल ईयर हमारा कब शुरू होता है, 1 अप्रैल को शुरू होता है, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है। अभी क्या है, 24 और 25 का सेशन जस्ट खत्म होने वाला है, जनवरी एंड पे है, फरवरी मार्च बचा हुआ है। प्लस पैन कार्ड वाइज भी रिपोर्टिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप फैमिली में सपोज दैट 5 मेंबर्स हैं तो पांचों की इकट्ठी रिपोर्टिंग कर देगा फ़ोन पे, ऐसा नहीं है। अलग अलग होती है, पैन कार्ड सबके अलग है, सबकी एक अलग आइडेंटिटी है, सबकी अलग अलग रिपोर्टिंग होती है। लिमिट क्रॉस वाइज भी रिपोर्टिंग होती है। जनरली आपने सुना होगा बैंक में एक 1 ईयर के अंदर आप 10 लाख रुपीज़ डाल दीजिए तो आपकी रिपोर्टिंग चली जाएगी। तो ये एक जनरल चीज़ है सेविंग के लिए। करंट के लिए अलग होता है। 10 लाख की आप 2 लाख की कैश में एफडी करा लीजिए, उसकी भी रिपोर्टिंग चली जाती है। जैसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो मेन चीज़ है, आपको वीडियो से डरना नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट डराने के लिए नहीं दी जा रही है, आपको बस थोड़ा सतर्क रहना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। सिंपली एक चीज़, सीधी सी चीज़ है, अगर आप कुछ भी कीजिए, कितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप प्रॉपर आइडिया फाइल कर दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और प्रॉपर आपको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है कैश। फर्स्ट टॉपिक हमारा कैश ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स नोटिस। कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो और इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आ सकता है। अब आप सोचेंगे कैश ट्रांजैक्शन हम करें क्यों, हमें इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। पॉइंट क्या है, आप अपने सेविंग में तो कैश डालते हैं ना, सेविंग में कैश डालते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख तक या तो डाल देते हैं या निकाल देते हैं, तो उसकी रिपोर्टिंग बैंक आईटी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कर देता है। ठीक है, बट अगर आप आईटीआर फाइल ही नहीं करते और कंटिन्यूस या 2-3 साल तक ऐसा होता जा रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास नोटिस आएगा। तो आप जमा करिए, विड्रॉल भी करिए, बट आप प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, आईटीआर फाइल कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैश ट्रांजैक्शन। अब हमने देखा सेविंग का। सेविंग का तो ठीक है, आपने 10 लाख का डिपॉजिट करिए, विड्रॉल करिए, डेटा चला जाता है।
अब एक करंट अकाउंट भी होता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, अगर आपने 50 लाख रुपीज़ की डिपॉजिट कर दी तो टैक्स इनकम टैक्स के पास चला जाता है, चला तो जाता है। अब देखिए आप 50 लाख का डिपॉजिट कर रहे हैं और उसके एवज में आप जो है अपनी इनकम बहुत कम दिखा रहे हैं या दिखा ही नहीं रहे, तो कुछ तो बात है। तो इस वजह से भी जो है नोटिस आता है। डिपार्टमेंट क्या समझता है कि आपने 50 लाख रुपीज़ डाले ना तो सारी की सारी आपकी इनकम है, वो तो ऐसा सोच लेता है अगर आप फाइलिंग नहीं करेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अपना आईटीआर आप प्रॉपर्ली फाइल कीजिए, उसमें आप टर्नओवर दिखाइए, प्रॉफिट दिखाइए, सारी चीज़ें दिखाइए, आपको जो प्रॉब्लम नहीं होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा आ जाएगा कि 50 लाख रुपीज़ आपकी इनकम नहीं है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को लेकर नेक्स्ट है एक और चीज़ है करेंट अकाउंट से अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख, मान लीजिए आपने 50 लाख डाला तो नहीं एक साथ, बट आपने धीरे धीरे करके निकाल लिया, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रिपोर्ट नहीं चली जाएगी। पॉइंट ये है बेशक से पैसा आपका है पर आप उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली आप इतना विड्रॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली हो सकता है आपकी इनकम भी है, तो आप उसको प्रॉपरली शो कर देंगे तो कम इनकम होगी, नहीं तो डिपार्टमेंट तो बोलेगे पूरी की पूरी इनकम है, आप हमें प्रॉपर आंसरेबल आंसर दीजिए कि अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। इस तरह की चीज़ें होती है, तो नोटिस में यही सारी चीज़ें होती है। उसके बाद देखिए यूपीआई लिमिट्स की अगर हम बात करें, आप डेटा ट्रैक करके यहाँ देखिए, यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 24 यहाँ तक का फाइनेंशियल ईयर लिया गया है। सबसे ज़्यादा ये जो रेड में है, ये जो सॉरी स्काई ब्लू कलर है, ये आपका क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, और ये जो रेड कलर है ये आपके डेबिट कार्ड की पेमेंट है, और ये जो ब्लू कलर है ये आपकी यूपीआई की है। आप एवरी ईयर देखिए क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड है वो थोड़ा फ्लक्चुएट है। डेबिट कार्ड तो फिर भी सेम आ रहा है 23 फाइनेंशियल ईयर तक, बट 24 में आ गया तो बिल्कुल कम हो गया। क्रेडिट कार्ड पे भी चल रहा है, बट सबसे ज़्यादा किसका बूस्टअप हो रहा है, यूपीआई का। सबसे ज़्यादा यूपीआई फाइनेंशियल ईयर 24 में कितना यूपीआई का ट्रांजैक्शन है, ये आपका 131 सबसे ज़्यादा इतना आपका ट्रांजैक्शन है। मतलब यूपीआई से काफ़ी ज़्यादा यूपीआई की जो पेमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यूपीआई ऐसा नहीं है कि रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, अब ये रिपोर्टेबल है, पहले नहीं हो रही थी बट अब ये रिपोर्टेबल है, क्योंकि अब पैन 2.0 आपने सुना होगा, पैन 2.0 आ गया है, पैन कार्ड जो अपडेट हुआ था जिससे अब ये पॉसिबल है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ध्यान रखना है। अब ये चीज़ क्यों इतने ऊपर आ रही है, क्यों इतना इस पे डिस्कशन हो रहा है, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली आपको बोला कि एक पर्सन था जिसको क्या हुआ था, नोटिस आया था, किसने, तमिलनाडु के जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस दिया था। किस चीज़ का नोटिस दिया, समन टू अपीयर इन अ पर्सन, मीन्स पर्सन को बुलाया है और ये डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा है। किस रीज़न से, क्योंकि जो पॉइंट क्या हुआ है, रेजर पे, फ़ोन पे, ये सारी चीज़ें वो पर्सन यूज़ करता था और उसके पास 21, 22, 22, 23 और 23, 24 के फाइनेंशियल ईयर में कितना अमाउंट आया है, 40 लाख रुपए। 23, 24 में 40 लाख रुपए रिसीव्ड हुआ है। तो डिपार्टमेंट तो ये कंसीडर कर रहा है कि पूरा का पूरा इनकम है या किस चीज़ का पैसा है, ये आप आके बताइए। क्योंकि जीएसटी के केस में क्या होता है, अगर आप गुड्स में हैं तो 20 लाख और अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो 40 लाख। अगर इतना आपका लिमिट क्रॉस होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है। तो ये इनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो इसलिए डिपार्टमेंट नोटिस किया कि आप इस 40 लाख का आके आंसर कीजिए क्या चीज़ अमाउंट है। अगर आप इसको नहीं, अगर इसी यही केस में अगर इस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी होती और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा होता, प्रॉपर नोटिफिकेशन कर दिया होता कि ठीक है फाइलिंग कर रहा होता है, क्योंकि वो बेशक से 3 सालों से वो नई फाइल कर रहा है और डिपार्टमेंट नोटिस कर रहा है इस चीज़ को, तो थर्ड ईयर में डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि बताइए कितना अमाउंट कैसे आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है किसी भी रीज़न से, आप उसको फाइलिंग कीजिए कि ये किस चीज़ का अमाउंट है। आपने किसी को पास में पैसे दिए थे वो आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, या आपने किसी से पैसा लिया है, या आपको किसी भी करके किसी से गिफ्ट आया हुआ, जो भी कुछ है आपको उसको फाइलिंग करनी है। आप नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट नज़र रखता है। इस केस में आप देखेंगे कंटिन्यूस 3 ईयर्स की बात की गई है, आईटीआर कुछ भी फाइल नहीं हो रही थी, इस वजह से नोटिस इनके पास आया है। अब यूपीआई लिमिट से क्या देखिए, जनरल यूपीआई से हम क्या करते हैं कि 10,000 की ज़रूरत है, ठीक है 10,000 दे दिए, 10,000 लेने 5,000 लेने, ठीक है ले लिया। तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा करते हैं, लोन लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं। अब क्या इसकी भी एक लिमिट है, आपको गिफ्ट भी आ रहा है, आपकी जो लिमिट होती है आप उसको फाइल कीजिए आईटीआर में, उसमें आप शो कीजिए, ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद देखिए सपोज आप एक शॉपकीपर है, स्मॉल बिजनेसमैन है,
तो बेस्ट होगा कि आप जो भी यूपीआई पेमेंट्स आप अपने करेंट अकाउंट से लीजिए, क्योंकि अगर आप करेंट अकाउंट से नहीं लेंगे, आप सेविंग अकाउंट में लेंगे, तो कई सारे बैंक्स क्या कर दे रहे हैं, फ्रीज कर दे रहे हैं अकाउंट्स को, होल्ड पे डाल देते हैं। होल्ड पे क्या डालेंगे, आप पैसे तो आने देंगे पर वो आपको विड्रॉल नहीं करने देंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है, सेविंग अकाउंट की भी एक लिमिट है। तो बेस्ट है कि आप उसको करेंट अकाउंट से ही जो है अपनी ट्रांजेक्शन करिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। और अपनी आईटीआर अगर आप एवरी ईयर फाइल करते हैं, देखिए अगर आप शॉपकीपर है, आप अपना करंट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं यूपीआई पेमेंट्स को लेने के लिए, और अपना आईटीआर एवरी ईयर फाइल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतनी टेंशन नहीं आएगी। ठीक है, नोटिस वगैरह का कोई इशू नहीं रहेगा अगर आप प्रॉपर अपना आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो। उसके बाद है यूपीआई लिमिट। क्या है यूपीआई लिमिट आइटम में, क्या होती है, एक होती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जिसमें 44 एडी में जो सेक्शन आता है, जिसमें क्या होता है, अपनी जितने भी हमारी सेल्स होती है वो हम शो करते हैं आईटीआर 4, जो बिजनेसमैन मोस्टली आईटीआर 4 फाइल करते हैं, जिसमें क्या होता है 6% प्रॉफिट आपको शो करना होता है आपकी बैंक की एंट्रीज में, मिनिमम 8% प्रॉफिट आप शो कर सकते हैं आपकी कैश ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स अगर आपका कितना 40 लाख का अगर आपका टर्नओवर है, मीन्स 40 लाख आपके अकाउंट में एज अ सेल्स आए हैं, आप उसका 6 लाख मतलब 2,40,000 मिनिमम अपना टैक्स दिखा सकते हैं, उसके ऊपर दिखाइए। ठीक है, तो वैसे भी 2,40,000 पे तो आज के टाइम पे टैक्स लगता नहीं है, तो ना भरने से बेटर आप आईटीआर फाइल कीजिए, आपको नोटिस की टेंशन तो नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, यूपीआई क्रेडिट भी जस्टिफाई हो सकते हैं, और सीएससी की लिमिट जो है, जीएसटी की लिमिट जो है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्या लिमिट होती है, अगर आपका 10 लाख रुपीज़ है, सॉरी अगर आपका 20 लाख और आप गुड्स के बिजनेस में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, तो आपको जीएसटी लेना होगा, और अगर आप सर्विस देते हैं तो 40 लाख की आपकी लिमिट है। जैसे इस केस में क्या है, इनको जीएसटी लेना तो मैंडेटरी है, चाहे या गुड्स में हो या सर्विसेज में हो, इनका 40 लाख का टर्नओवर तो क्रॉस हो ही गया है। अब यूपीआई लिमिट फॉर जीएसटी, अब सिंपल है, जो वही बात है कि शॉपकीपर है, बिजनेसमैन, अगर आपकी सेल 40 लाख से क्रॉस हो जाती है, या सर्विस के केस में 20 लाख, तो फाइनेंशियल ईयर में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यूपीआई लिमिट को क्या कह सकते हैं, देखिए अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, कैसे, सेल्स के केस में, सर्विस के केस में, सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी है, लोन ले रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, सिंपली आप आईटीआर फाइल कीजिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। आईटीआर में क्या है, आप अपनी प्रॉपर चीज़ें दिखा दीजिए, ठीक है, इतना अमाउंट आया है तो इस रीज़न से आया, हाँ इसको एडजस्ट किया गया, बैलेंस शीट बना के जाएगी। ठीक है, प्रॉपर उसको अच्छे प्रोफेशनल से आप उसको फाइल कराइए, कुछ अमाउंट बचाने के चक्कर में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस आपको आज नहीं आ रहा है, नोटिस अराउंड 6 7 साल के अंदर में डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपके पास नोटिस आएगा तब आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस होना ही है, प्लस उतने पीछे का डेटा जो है लेकर आना, उसको डिफाइन करना, इट्स नॉट ईजी। तो इट्स बेटर कि आप आज का आज ही उसको क्लोज करके फिनिश कीजिए एवरी फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद है आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। कैसे, देखिए अगर आप बेशक से 7 लाख तक पे आपका टैक्स नहीं लगता, बट अगर आपकी इनकम 2.5 3 लाख क्रॉस कर जा रही है, तो आप उसको आईटीआर फाइल कीजिए, बेशक से आपका टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, टैक्स नहीं लगता, बट आईटीआर फाइल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 7 लाख तक एग्जाम्शन लिमिट तो अभी भी 2.5 3 लाख ही है, एग्जाम्शन लिमिट तो ओल्ड न्यू के अकॉर्डिंग एग्जाम्शन लिमिट उतनी दी हुई है, उसके ऊपर का क्या आपको रिबेट मिलती है। ठीक है, टैक्स तो लगता है बट रिबेट मिलके वो जीरो हो जाता है। या आपका यूपीआई से आपको 7 लाख आ रहा है, तब तो आपको टैक्स पे करने की तो जरूरत नहीं, बट आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, मीन्स आपको डिपार्टमेंट को दिखाना है, ठीक है मेरी 640 इनकम है, फिर उस पर रिबेट लग के टैक्स जीरो हो जाता है, बट आपको आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपकी इनकम 3 लाख क्रॉस कर जाती है तो। उसके बाद है यूपीआई लिमिट। कई बार हम क्या करते हैं, किसी और के बिहाफ पे पेमेंट ले लेते हैं और उसको कैश दे देते हैं। सपोज कि ठीक है, मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने किसी को यूपीआई पेमेंट दिया, और यूपीआई पेमेंट से मैंने ट्रांसफ़र करा लिया किसी से, और मैंने उनसे कैश ले लिया। तो ऐसा अगर कोई पर्सन रिपीटेडली करता है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, सबसे पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। ठीक है, कितना भी, जैसे सीधी सी बात है, अगर मैं कि 10,000 रुपये यूपीआई ट्रांसफर के थ्रू ले रही हूँ, तो उनको कितना 10,200 आए हैं, 200 क्या हो गया उनका 200 क्या हो गया उनका कमीशन होगी। तो उस चीज़ को भी उनको कैलकुलेट करके रखना है, रिकॉर्ड रखना है, और ये जो 200 करके जितना भी अमाउंट आता है, इसमें उनको अपना आईटीआर फाइल उसी के अकॉर्डिंग फाइल कर देना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट। देखिए एवरी टाइम जीएसटी मैंडेटरी नहीं होता है, करंट अकाउंट लेने के लिए ज़रूर नहीं है कि आपको जीएसटी लेना होगा, विदाउट जीएसटी भी करंट अकाउंट होता है। हर जगह हर फील्ड में जीएसटी की भी ज़रूरत नहीं होती, इनिशियल बेसिस पे कई लोग जीएसटी नहीं लेते, छोटा बिजनेस होता है तो उसमें क्या करते हैं, करंट अकाउंट डायरेक्ट भी ओपन हो सकता है।
आप एमएसएमई ऐसे हैं जहाँ पे ये एप्लीकेबल होता है, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, शॉप एक्ट, या किसी और भी आपके जो स्टेट में जो लाइसेंस है उसके बेस पे भी आप अपना करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से आपको कई सारे और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे इंटर स्टेट सप्लाई आप कर सकती हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप बिजनेस कर सकते हैं। उन केसेस में जीएसटी आपका मैंडेटरी होता है करेंट अकाउंट के लिए भी, बट जनरली करेंट अकाउंट के लिए आपको ज़रूरी नहीं है जीएसटी लेना है। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट आप कितने खोल सकते हैं। देखिए ऐसी कोई लिमिट नहीं, ना आरबीआई ने बोला है, ना आईटी डिपार्टमेंट ने, ना जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला है कि आप इतने ही अकाउंट रखिए। आप कितने भी अकाउंट रख सकते हैं, बट हाँ आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको चार्जेस उसके मेंटेन करने पड़ेंगे, और आप उसको अच्छे मैनर में यूज़ करिए। ऐसा भी नहीं कि आप कितने भी अकाउंट ओपन कर लीजिए और आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। अब मल्टीपल अकाउंट्स है तो हर चीज़ के देखिए बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि मल्टीपल आपके पास अकाउंट रहेंगे तो आपकी एक पे डिपेंडेंसी नहीं होगी। जैसे कि कई बार क्या होता है, बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है और सपोज आपके पास सिंगल ही अकाउंट है, उसका ही सर्वर डाउन हो गया, तो आपको पेमेंट ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। अगर आपका दूसरा होगा तो आप उससे कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। और कई बार आपको डिफरेंट ऑफर टू ऑफर टाइम डिफरेंट मिलते रहते हैं। अकाउंट हैक और फ्रॉड हो गया, कई तरह से आजकल चीज़ें होती हैं, तो आपका एक ही अकाउंट में अगर पैसा रहा तो सारा का सारा डूब जाएगा। प्लस आपको जैसे कि 5 लाख की तो इंश्योरेंस हर बैंक देता है कि आपका 5 लाख तक का अमाउंट सेव है। सपोज दैट आपके पास 3 अकाउंट है, तीनों में 5-5 लाख रखे हैं, तो आपके 5-5 लाख सेव है, बट अदर कि एक में रखा और वही डूब गया। जनरली ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी अगर उसमें डूब गया तो आपको पूरा 10 लाख का लॉस हो जाएगा। बट अगर आपके अलग अलग में रहेंगे तो आपका 5-5 लाख रुपीज़ का सेविंग सेफ रहता है, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। अब डिसएडवांटेज क्या, अब अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स खोलेंगे तो आपको एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा, एटीएम के चार्जेस लगेंगे, एसएमएस के चार्जेस लगेंगे, कैश हैंडलिंग के चार्जेस लगेगी। कैश हैंडलिंग जैसे एनएफटी वगैरह होती है, या कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, इसमें भी कई बैंक जो है चार्जेस लेते हैं। हर एक अकाउंट का आपको फिर ट्रैकिंग भी रखना पड़ेगा, और आपको अपने आईटीआर में भी सारे अकाउंट्स को शो करना पड़ेगा, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज यही चीज़ें होती है। उसके बाद है एफडी। एफडी हो गया फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, नंबर वन इन्वेस्टमेंट टूल तो है, सभी के पास फिक्स डिपॉजिट तो होती ही है, सभी के पास फिक्स डिपॉजिट होती है। सबसे ज़्यादा फेमस एफडी है। उसके बाद एफडी पे जो इंटरेस्ट होता है, अगर आपका 40,000 से ऊपर चला गया, ठीक है, पर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट से, बिलो सीनियर सिटीजन मतलब बिलो 60 के लिए आपका 40,000 तक की लिमिट है, तो आपका जो है टैक्स बनता है। उसके बाद है बैंक क्या है डिडक्ट भी कर सकता है। अभी 10 और 20% क्या होता है, देखिए अगर आपने अपने बैंक में पैन कार्ड दिया हुआ है, प्लस आपने फॉर्म 60 फाइल किया हुआ है, तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। अगर आपने फॉर्म 60 नहीं फाइल किया हुआ तो आपका 20% टीडीएस कटेगा। तो इस चीज़ का है, तो अब ज़्यादा क्यों कटवाना है, सिंपल से बैंक में जाके फॉर्म 60 फाइल कर दीजिए। ईयरली बेसिस पे फाइल करना होता है, और ये जनरली फरवरी मार्च में फाइल करना होता है, या फिर जब भी एफडी कराते हैं उस समय पे कर सकते हैं, डिपेंड करता है बैंक्स के क्या रूल है। उसके बाद है दैट मीन्स द इंटरेस्ट नीड टू शो। अब क्या है, अगर आपका यहाँ से तो बैंक तो टीडीएस काट लेता है, ठीक है, कई बार बैंक टीडीएस नहीं भी काटता है, तो आपको वहाँ पे शो करना है। शो करके अगर बैंक ने टीडीएस काट लिया तो आप उसका रिफंड ले सकते हैं, नहीं काटा है तो आप उसको इंटरेस्ट को, आपको इंटरेस्ट तो वैसे भी वहाँ तो दिखेगा ही, तो आपको उसको वेरीफाई करके चेक कर लेना है। इंटरेस्ट कहाँ दिखता है, आपके एआईएस में। मैं आपको एआईएस पे भी एक वीडियो ज़रूर बना कर दूंगी, किस तरह से आप अपना एआईएस भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद एफडी में आपको क्या नहीं करना है एफडी कराते वक्त। देखिए आपको एफडी में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा की तो एफडी कराइए मत, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन भी जैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज रहे तब भी आप 10 लाख की मत करें। कराएंगे तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपके आईटीआर एआईएस में शो हो जाता है। बैंक जो है आईटी डिपार्टमेंट को नोटिफिकेशन दे देता है। अगर आप प्रॉपर आईटीआर भर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस अगर जैसे आप 2 लाख कि एकदम से क्या एक साथ 2 लाख रुपए डिपॉजिट करके उसकी एफडी करा देते, तो भी जो है आपका जो डेटा होता है वो आईटीआर के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता कुछ नहीं है, वो वेट करता है उस फाइनेंशियल ईयर तक। अगर फाइनेंशियल में आपने फाइल कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आपने अभी लास्ट ईयर भी देखा होगा कि एआईएस में कई सारे जो, तो एआईएस में सारी चीज़ें शो करती है, तो नोटिस आ जाते हैं, ठीक है। आपके फर्स्ट टाइम तो ऑनलाइन भी नोटिस आ जाता है आज के टाइम में, तो वहाँ पे वो नोटिस आ जाता है। अगर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को दिखाना भूल जाते हैं तो, और आपने उसको एआईएस में जाके भी मिस कर दिया, आपके एआईएस में वो शो कर रहा है बट आपने उसको नेग्लेक्ट कर दिया,
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, नेग्लेक्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ को। क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप 10 लाख से ऊपर पे कर देते हैं ऑनलाइन, या 1 लाख से ऊपर आप कैश में पे कर देते हैं, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस पर नज़र हो जाती है, उसके बाद डेटा चला जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। आईटीआर की क्या करना है, देखिए किसी भी केस में कोई भी ट्रांजैक्शन क्रॉस होती है, चाहे 10 लाख कीजिए, 20 लाख कीजिए, बट अगर आप अपना आईटीआर फाइल अकॉर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल से फाइल करवा रहे हैं, इसके लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी आईटीआर प्रोफेशनली फाइल करवा रहे हैं तो आपको नोटिस नहीं आएगा, तो बाद में टेंशन लेने से बेटर आप अभी उसको प्रोफेशनली सही से फाइल करवा दीजिए। एआईएस को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी भी केस में कोई भी ट्रांजैक्शन क्रॉस होती है बट आप अपने आईटीआर को फाइल नहीं कर रहे, आप जानबूझ के उसको छोड़ दे रहे कई सारे डेटास को, तो ऐसा नहीं है, तो डेफिनेटली आपका चांसेस है नोटिस तो आएगा। इस साल नहीं आएगा तो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ जाएगा। जैसे अभी हमने वो नोटिस देखा, डिपार्टमेंट रेगुलर 3 ईयर्स से उसको चेक कर रहा है, 3rd ईयर में उसने नोटिस भेज दिया, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 148, सेक्शन 148 किस लिए होता है, अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आप आईटीआर को नहीं फाइल करते हैं, कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, तो वहाँ पे आपका जो है नॉन फाइलिंग नोटिस इशू आता है 4 ईयर्स फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका 50 लाख से कम का अमाउंट है, मीन्स आपकी जो टर्नओवर है या इनकम है 50 लाख से कम की है, तो आपको विद इन 4 ईयर्स में जो है आपको 148 के अंडर में नोटिस आ जाएगा कि आपने आईटीआर को फाइल नहीं किया है। और अगर आपका 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर या इनकम है, तो आपको विद इन 6 ईयर्स में जो है आपको नोटिस आने के चांसेस रहते हैं, तो जनरली 4 to 6 ईयर्स में आपको नोटिस आ सकता है। उसके बाद है सेक्शन 148 में क्या है, इसमें क्या है, डिपार्टमेंट आपको चांस देगा कि आप जस्टिफाई कीजिए कि ये ट्रांजेक्शन किस चीज़ की है, ठीक है। प्रॉपर आपको जस्टिफाई कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको पेनल्टी एंड टैक्स पेनल्टी लग जाएगी, बट थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पुराने डेटा को एक्सप्लेन करना इस मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान खुद भी भूल जाता है। तो पहली बात, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या किसी भी तरह का आप आईटीआर में क्लेम भी ले रहे हैं, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन उसका रेडी रखिए ऑलवेज। उसके बाद एक सेक्शन है 1336, इसके अंडर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर होती है, वो किसी भी एंटिटी से ट्रांजेक्शन की डिमांड कर सकता है आपकी। सपोज दैट आपने गूगल पे से बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी है, आपको अमाउंट आया भी है, बट आपने उसको आईटीआर में शो नहीं किया, और आप तो डिपार्टमेंट गूगल पे से डिटेल मंगवा सकता है, डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट से डिटेल मंगवा सकता है। सेक्शन 133 सब सेक्शन 3 से डिपार्टमेंट आईटीआर डिपार्टमेंट को ये पावर होती है कि वो कहीं से भी आपके ट्रांजेक्शन्स को मंगवा सकता है। अब मैंने वीडियो एंड होने वाला है, तो इसमें आपको क्या सजेशन दिया जाता है, देखिए आज के टाइम में ऑफिसर्स लिमिटेड है, फेसलेस असेसमेंट यूज़ किया जा रहा है, आज के टाइम में मैक्सिमम काम ऑनलाइन किया जा रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि आप देखिए सिस्टम को जस्टिफाई करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, नहीं कि आप ऑनलाइन प्रोसेस में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और फेसलेस बहुत सारे स्टेप फेसलेस हो गए हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपके सामने ऑफिसर बैठा होगा और वो आपकी बात को सुनेगा। मोस्टली क्या होगा, ऑनलाइन ही होगा, तो बेस्ट है कि आप अपने डेटा को अच्छे से संभाल के रखें ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना हो। चाहे प्रोसेस आपका फेसलेस भी हो तब भी आपके पास इतनी प्रॉब्लम ना हो, आपको एवरीथिंग के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन रेडी होना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप अपने सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखें, ईयर बाय ईयर रखें, आप मंथली रख लिए, क्वार्टरली रखें, बट ठीक है ईयर बाय ईयर रख के आप उसको क्लोज करिए, हैंड नोट्स बना के उसको रख दीजिए। अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स को आप अवॉइड करिए, ऐसा नहीं कि हाँ तुझे 10,000 चाहिए, ठीक है मैं देता हूँ, फिर तुम मुझे अगले दिन रिटर्न कर दे, फालतू की ट्रांजेक्शन इकट्ठी होती है, थोड़ा सोच समझ के। और अपना AIS TIS 26 AS क्वार्टरली आप चेक करते रहिए, कई बार किसी और का डेटा भी चढ़ जाता है, तो उस चीज़ को आपको वहीं पे रिव्यू देके उसको भी सॉल्यूशन करना है। और बेस मेन चीज़ आपको आईटीआर अपना फाइलिंग करना है, और अगर आप बिजनेस करते हैं, यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, आपका डेली का वर्क है, तो आप करेंट अकाउंट को यूज़ कीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से रखना है, और हाँ अपनी आईटीआर किसी प्रोफेशनल से प्रॉपरली एवरी डेटा बता के फाइल करनी, जैसे डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते वैसे ही प्रोफेशनल से भी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब जो कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी तो इसको आप ज़रूर शेयर भी करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।